गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं। मुझे यकीन होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आज सोचा कि चूँकि नया चैप्टर शुरू करना है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं सोचा कि कुछ जो है शुरू कर दूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट हो। मेरा तबीयत ख़राब वरना से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं कि नहीं। एक चीज़ यकीन मानिए कि अगर जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप उसको करते जा रहे हैं तो श्योर मानिए कि आपको 100% फ़ायदा होने जा रहा है। अब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से आप जो है मैं जो वीडियो जो है ये कर रहा हूँ वो उसको आप देखते जाए। अगर कहीं भी थोड़ा सा क्वेश्चन एराइज होता है, कहीं दिक्कत होता है, परेशानियाँ होती हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और यकीन के साथ, दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इतना कंटेंट किसी के वीडियो में, कोई भी टीचर का वीडियो में आप नहीं देख पाएंगे जितना कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। और ये आज न कल आपको इतना फ़ायदा करने जा रहा है, इतना फ़ायदा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां इत्यादि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान का भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 तक। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसका क्या न्याय क्षेत्र होगा, उसकी क्या शक्तियां होगी, ये सारे का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक अनुच्छेद में किया गया है। और किस भाग में? तो संविधान का भाग 5 में किया गया है। यहां देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये तो हम देखें कि हमारे संविधान में इसका कहाँ वर्णन है। मीन्स जो हमारे ये संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, उसका कहाँ मेंशन है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा संविधान का हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का नेचर कैसा, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है कि ये एकीकृत व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत है, यूनिटरी है। अब एकीकृत कैसे है तो इसको समझे। सबसे ऊपर में हमारा जो है उच्चतम न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ कोर्ट होता है। अब देखिए, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके ये जो निर्णय दे दिया उसमें हाई कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कह सकता है, या इसके विरुद्ध जो है ये नहीं सुन सकता है, या इसके विरुद्ध ये नहीं सुन सकता। यहाँ सिर्फ कार्य का बंटवारा किया गया है। कार्य की अधिकता के कारण नीचे से ऊपर तक बनाया गया। सबसे नीचे अधीनस्थ कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, या जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो है देखे होंगे कि लगभग जो है हर स्टेट में है, या ऐसा भी निर्देश है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर चाहे तो 2 स्टेट के लिए एक जो है हाई कोर्ट का वो निर्माण कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो अमूमन लगभग जो जितने भी स्टेट है बड़े बड़े वो सारे में हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के ऊपर जो है क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया देखिए कैसा है। अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई डिसीजन दिया है, कोई डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका जो है सुनवाई कर दिया, डिसीजन दे दिया, और इसके डिसीजन से दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष, मान लीजिए कि जो एक वादी हुआ, एक आरोपी हुआ, डिसीजन से हो सकता है कि वादी संतुष्ट ना हो कि आरोपी जो सजा दिया गया है वो कम है, या आरोपी ही खुश ना हो कि हमको जो सजा दिया गया है वो जो है बहुत ज्यादा हमारे साथ अन्याय हुआ। ये दोनों कंडीशन में दोनों को अगर वो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश जो है क्या दिया है, सजा सुनाया है, तो इसके निर्णय के विरुद्ध, ये जो आदेश दिया है, ये जो निर्णय सुनाया है, इसके विरुद्ध जो है हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। साफ साफ समझिए, हाईकोर्ट से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो आप उसके विरुद्ध जो है कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स एक ही केस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साफ साफ समझिए।
तो इस तरह से देखें कि यूनिटरी व्यवस्था है, इसके विरुद्ध ये सुन सकता है, इसके विरुद्ध ये सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके कार्य क्षेत्र में जो है, इसके कार्य क्षेत्र में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये इसके कार्य क्षेत्र में ये नहीं। मीन्स हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वह कैसा है, वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अच्छा, ये एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है यह कहाँ से गया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, इसकी क्या शक्तियां हैं, ये सारे कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से हम पढ़े होंगे कि अगर 35% से ज्यादा, 35% से ज्यादा जो है हमारे संविधान में कहाँ से उठाया गया है, हमारे संविधान में डायरेक्ट उठाया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी शक्तियां, ये सारी चीजें जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि 124 के अंतर्गत जो है इसकी जो है इसका गठन की बात होता है। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन जो है कैसे होगा, इसके हम देखते हैं। तो मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। हमारा जो संविधान बना था उसमें क्या था, उसमें 7 अन्य, सुप्रीम कोर्ट में 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अब देखिए, शुरू में 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये 1947 की बातें हैं, जिस समय हमारा जो है क्या हुआ था, हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़े, हमारा जो है कार्य क्षेत्र, हमारा काम, हमारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो है काम और कार्य क्षेत्र क्या होते गया, बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड होते गया, बड़ा होते गया। और जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि केस वहाँ बहुत ज्यादा आने लगे, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा। 1947 में हमारी जनसंख्या कुछ था, हमारे देश की आज की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो केसों की संख्या बढ़ेगी, विवादें होंगे, झंझट होंगे। तो जैसे जैसे केसों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या होते गई, बढ़ते गई। और आज जो है 2019 में हमारे यहाँ कितना है, हमारे यहाँ जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 34, याद रखिए 34 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये कब किया गया है, 2019 में। अब देखते, ये तो देखें कि हमारा जो है गठन जो 124 के एक में है, क में है। अब देखते 124 के ख क्या कहता है, नियुक्ति संबंधित बातें करता है। तो इसमें देखिएगा, पूर्व में भी बताए थे कि हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति जो होती है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह किससे होती है, कोलोजियम व्यवस्था से होती है। किससे होती है, कोलोजियम सिस्टम से। अब ये देखेंगे कि कोलोजियम सिस्टम क्या है। हालांकि कोलोजियम सिस्टम पर बहुत बार विवाद हुआ, बहुत सारी चीजें सामने आई। चूंकि नो डाउट है इसमें जो है क्या है, इसमें भाई भतीजावाद होता है। भाई भतीजावाद की न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो किसको करेगा, उसका जो बेटा होगा, भतीजा होगा, परिवार होगा, उसी में से किसी को न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। जब न्यायाधीश को ही न्यायाधीश नियुक्त करना है तो उसकी किसको करेगा, वो अपने किसी परिवार को ही कर देगा। तो मीन्स कोलोजियम सिस्टम में ये चीजें है कि उसमें जो है भाई भतीजावाद है, ये मान्य है। क्योंकि कोलोजियम सिस्टम में एक न्यायाधीश होते हैं और 4 एक जो है न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मीन्स टोटल 5 सदस्य होता है। यही 5 सदस्य जो है किसी भी हाईकोर्ट में क्या करता है, जजों की नियुक्ति का सुझाव किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यही 5 सदस्य जो कोलेजियम होता है, उसी के एडवाइस पर राष्ट्रपति जो है क्या करता है, प्रत्येक राज्य में जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये सिस्टम बहुत दिनों से चला रहा था। नरेंद्र मोदी जो है थोड़ा सा हमारे चालाक प्रधानमंत्री, होशियार प्रधानमंत्री भी है। आज भी जो है ट्रेंडिंग देखा जाए तो 1 नंबर पर प्रधानमंत्री में के रूप में कौन शामिल होते हैं, 1 नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही है। तो नरेंद्र मोदी थोड़ा सा होशियार भी है। इन्होंने देखा कि अरे ये तो
जो और न्यायपालिका जो है सबसे बड़ी सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे सिस्टम को क्या करता है, पूरे सिस्टम को संचालित करता है। तो इन्होंने देखा कि कोलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो पूरी तरह से जो है, सबसे पहले तो इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्या नहीं है? सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। दूसरी चीजें देखें कि जो है, एक तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता, दूसरा इन्होंने देखा कि क्या है, इसमें काफी पक्षपाती होता है, काफी भाई भतीजावाद होता है। तो इन्होंने जो है क्या किया कि एक लाया, क्या चीज, एक एनजेएसी लाया। एनजेएसी देखिए, एनजेएसी जो कमेटी बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसको साफ साफ याद रखें, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। क्यों? इन्होंने जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और सरकार के कोलेजियम सिस्टम को हटाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की बड़ी भूमिका को बढ़ाने के लिए, मीन्स इन्होंने सोचा कि एक तो जो ये पक्षपाती है, भाई भतीजावाद है, इसको हटाया जाना चाहिए, और दूसरी जो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार की कोई भूमिका ही नहीं होती इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में। तो इसमें एक सरकार का जो है क्या हो, सरकार की भूमिका को बढ़ाया जाए, इस जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को बढ़ाया जाए, और दूसरी जो भाई भतीजावाद है, पक्षपाती है, इसको हटाया जाए। इसी उद्देश्य से कोलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए और एनजेएसी मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसके द्वारा जो है जजों की नियुक्ति करने का प्रावधान करने के लिए इन्होंने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 99वां, याद रखिएगा, 99वां संविधान संशोधन लाया, और जिसके तहत जो है एनजेएसी को स्थापित किया गया। और इसका एक प्रमुख के रूप में इंपॉर्टेंट, जो अभी देखे थे कोलेजियम सिस्टम में 5 सदस्य होता था, इस 5 सदस्य में से जो उसी तरह से एनजेएसी का जो कमेटी सदस्य हुआ, उसमें से एक महत्वपूर्ण सदस्य किसको बनाया गया? एक महत्वपूर्ण सदस्य जो बनाया गया, विधि मंत्री को। किसको? विधि मंत्री को। क्योंकि विधि, पूर्व क्लास में भी हमने चर्चा किए थे कि विधि मंत्री डायरेक्ट किससे इन्वॉल्व होता है? डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से होता है। किससे होता है? तो प्रधानमंत्री जैसे निर्देश देंगे, विधि मंत्री उसी के अनुसार करेंगे, और विधि मंत्री नियुक्ति को जो है क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। इस चीज को जो है क्या है, इस चीज को न्यायाधीश लोग जो है, जो जज सब थे, जो सारे सीनियर जज थे, इस चीज को समझ गए कि अरे ये तो जो है मेरा जो है क्षेत्राधिकार है, उसमें जो है सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एनजेएसी पूरी तरह से क्या है? असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों? कैसे कहा? कहा कि जो हमारे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, कल भी बता रहे थे, कल का जो वीडियो होगा उसमें देखे होंगे कि संविधान के हम किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते हैं? बट हम संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल उद्देश्य है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मूल स्ट्रक्चर में से उसका जो है मूल संरचना में से एक संरचना आता है, क्या चीज? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या आता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जो सीनियर जज सब थे, जो अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि एनजेएसी जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है, इसको हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए ये जो है 99वां संविधान संशोधन क्या है? असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक विधि मंत्री का जो है क्या है? विधि मंत्री का इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है एनजेएसी में, और वो क्या कर देगा? वो जजों की नियुक्ति में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में काफी हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए एनजेएसी जो है क्या है? असंवैधानिक है। और इसी के तहत जो है 99वां संविधान संशोधन जो है क्या हो गया? निरस्त हो गया, ये पास नहीं हो पाया। तो आज भी जो है कोलेजियम सिस्टम से ही क्या होता है? जजों की नियुक्ति होती है। तो ये देखिए, अपना क्षेत्राधिकार में कोई किसी को घुसने नहीं देना चाहता, हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहता है। और जज तो खुद जो है कानून के व्याख्याता होते हैं। उन्होंने कहा कि जो है ये जो है संशोधन जो हो रहा है, ये संशोधन ही असंवैधानिक है, इस बात फिर जो है इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाया और ये संविधान संशोधन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जो है संवैधानिक है कि नहीं है, संविधान के एंगेस्ट है कि नहीं है, वो व्याख्या करने का काम किसका है? वो व्याख्या करने का काम जो है यही जजों का ही है। कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या कर सकती है। तो ये चीजें हम देखें। आगे हम देखेंगे
कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, ये तो देखे सारे जजों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? तो हमारा जो है संविधान कहता है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, मीन्स जब मुख्य न्यायाधीश का हम नियुक्ति करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश सारे के सारे होंगे, और जितना हमारे यहाँ हाईकोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है वो भी जो है उसमें क्या देंगे, उनके सलाह पर होगा। किसके सलाह पर होगा? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उसके सलाह पर किसका? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह होना आवश्यक है, और मुख्य न्यायाधीश जो सलाह दे दिया उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। मीन्स अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा जो एडवाइस दे देगा उसको मानने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। तो ये तो हुआ कि न्यायाधीशों को हम जो है कैसे नियुक्ति कर सकते हैं। अब देखिए न्यायाधीशों को हटा कैसे सकते हैं? इट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना आसानी से आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ आधार है क्या चीज? कदाचार या दुर्व्यवहार। अब कदाचार या दुर्व्यवहार कैसे होगा? कौन इसको प्रूफ करेगा कि कदाचार किया है और दुर्व्यवहार किया है? तो इसके लिए भी आपको संसद में ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अगर राज्यसभा उठाता है कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या न्यायाधीशों के द्वारा कदाचार हुआ है, तो अब संसद में दो हो गया, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा। तो चूंकि राज्यसभा में जो है संसदों की संख्या कम है और लोकसभा में ज्यादा है, तो लोकसभा अगर उठाता है तो 100 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए। निष्कासन प्रस्ताव पर सहमति कितने सदस्यों को होना चाहिए? 100 सदस्य पर। मीन्स लोकसभा में अगर निष्कासन प्रस्ताव जो है आता है तो वहां 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, और राज्यसभा में जो है जजों के निष्कासन का प्रस्ताव आता है तो वहां 50 सदस्यों का सहमति होनी चाहिए। माने अगर राज्यसभा उठाता है निष्कासन प्रस्ताव तो वहां 50 सदस्य, और अगर लोकसभा उठाता है तो वहां 100 सदस्य। उसके बाद अब देखिए, लोकसभा उठाएगा तो वहां अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, और राज्यसभा उठाएगा तो जानवे करते हैं वहां सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही वहां सभापति होते हैं। तो अगर लोकसभा में उठाता है तो अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? माने 100 सदस्य का स्वीकृति हो गया तो अध्यक्ष को थमाएगा। कैसे सब आते हैं। अगर राज्यसभा में उठाता है तो 50 सदस्य के सहमति के साथ जो है सभापति को देगा। सभापति उसको स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। देखेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने स्वीकार करने की बातें हैं कि नहीं। तो अगर ये दे देगा 100 सदस्य सहमति से तो इसको स्वीकार करना ही है। मीन्स बट ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि स्वीकार ही करेगा। स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है। तो अगर स्वीकार करता है तो क्या होगा? अगर स्वीकार करता है तो कदाचार किया है या दुर्व्यवहार किया है कि नहीं, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। 3 सदस्यीय कदाचार या दुर्व्यवहार किया है कि नहीं, इसकी जांच के लिए क्या करेगा? अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। इसमें कौन कौन होंगे? एक CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद एक जो है चीफ जस्टिस होगा, कहाँ का? किसी भी हाई कोर्ट का। एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक हो गया किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। माने भारत में जो है कितना जो भी हाई कोर्ट है वो किसी का वो चीफ जस्टिस होगा। उसके बाद क्या होगा? एक प्रतिष्ठित कोई न्यायवादी होगा। 3 व्यक्ति होंगे, याद रखिएगा। एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस, दूसरा जो है किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और तीसरा जो है प्रतिष्ठित न्यायविद जो कानून का बढ़िया जानकार प्रतिष्ठित हो। ठीक है। अगर ये क्या करेगा? 3 सदस्यीय जांच करेगा कि कदाचार या दुर्व्यवहार हुआ है कि नहीं। अब सोचिए, यही जो है चीफ जस्टिस ही जस्टिस का क्या करेगा कि कदाचार हुआ है कि नहीं। अब सोचिए क्या हो सकता है, क्या उसमें डिसीजन आ सकता है, खुद ही समझ सकते हैं। कदाचार या दुर्व्यवहार पाए जाने पर, आज तक कभी ऐसा किसी का हुआ नहीं है, ये भी याद रखिए। तो कदाचार या दुर्व्यवहार पाए जाने पर विशेष बहुमत से, अब
कि कमेटी जो है पाया कि हाँ कदाचार या दुर्व्यवहार हुआ, अगर कमेटी पाता है कि देगा रिपोर्ट देगा कि कदाचार या दुर्व्यवहार हुआ है, उस कंडीशन में इसको दोनों सदनों में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? तो फिर से रखा जाएगा दोनों सदनों, लोकसभा में और राज्यसभा में। और लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को पारित करना पड़ेगा कितना से? 2/3। कल भी बता रहे थे कितना से पारित करना पड़ेगा? 2/3 माने 66% से। 66% से पारित करना पड़ेगा कि कदाचार व्यवहार हुआ है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए? हटाया जाना चाहिए। मैंने लोकसभा को भी 66% से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा को भी 66% से पास कर। अगर दोनों पास कर देता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, उस कंडीशन में जो है क्या है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है। मैंने दोनों सदनों से अगर पास हो गया, 66% जो है सहमति दे दिया कि हाँ कदाचार हुआ, इसको हटाया जाना चाहिए, लोकसभा भी कर देगा, राज्यसभा भी कर देगा, तब राष्ट्रपति उसको जो है क्या कर देगी? हटा देगी। एक बात और जाने कि इस पर भी मैंने न्यायाधीशों का हटाने जाने की प्रक्रिया में भी संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो भी जो है क्या नहीं, उसको पारित नहीं माना जाएगा, फिर जो है कैंसिल वहीं से हो जाएगा। राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा नहीं किया, तो वहीं से फिर वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसमें भी संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से देखें कि अगर हम शॉर्ट में देखें तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का नेचर कैसा है, या न्यायिक व्यवस्था का नेचर कैसा है? तो हमारा न्यायिक व्यवस्था जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसके शिखर पर कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। इसकी चर्चा किए थे। शुरुआत में जो है एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वर्तमान में एक न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश है। ये जो है किसके अनुसार? ये जो है 2019 में ये व्यवस्था की गई है। 124 कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है हमारा जो है ये होता है। 99वां संविधान संशोधन ये कहता है कि कॉलेजियम सरकार जो है कॉलेजियम सिस्टम को हटाने को NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लाया, जिसको जो है क्या कर दिया गया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और अभी भी जो है क्या है, कॉलेजियम सिस्टम पर ही जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उसके बाद बताया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर होता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश के सलाह मानने को राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। इसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताए थे कि क्या होगा? इसका कदाचार या दुर्व्यवहार होगा। इसके लिए जो है 100 सदस्य, अगर लोकसभा में पारित होना तो 100 सदस्य होगा, राज्यसभा में पारित होना तो 50 सदस्य होगा, और अध्यक्ष और सभापति इसको स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार करता है तो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगा, जिसमें एक CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसके बाद किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। अगर वो पाता है कि कदाचार दुर्व्यवहार हुआ है तो दोनों सदनों से क्या होगा? 66% से पास करना होगा। अगर दोनों सदन 66% से पास कर देता है तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देगा। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट हम एक सारे का सारांश बना देते हैं, और एक 3 मिनट का भी वीडियो बनाते हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे जो है सबका पूरे वीडियो का निचोड़ 3 मिनट में रहता है। उसको भी आप देखकर जो है इसका सारे का वो डाटा वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज क्लास समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय।